नमस्कार, इटॉन स्वदेश पे आपका स्वागत है। मिट का मसाला में अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में कैसा कारोबार देखने को मिला और अगले 3 घंटे के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बाजार में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि निफ्टी क्या 19,700 के ऊपर खुद को कायम करने में सक्षम हो पाता है कि नहीं, क्योंकि आज हमने देखा कि 19,600 के आसपास से उसने एक मजबूत पुलबैक रिकवरी देखने को मिली। दिन में 19,597 का लो था, वहाँ से हमने एक रिकवरी देखी, लेकिन 19,700 के ऊपर ये टिक नहीं पा रहा है। तो देखना होगा निफ्टी अब सेकंड हाफ में कैसा कारोबार करता है। बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है रिकवरी का मोड देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि 45,500 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी टिकने की कोशिश कर रहा है। आज इंट्राडे में 45,359 का हाई बनाया था, अब 45,500 के नीचे आएगा। अब देखना है कि 45,500 के ऊपर अब टिकता है कि नहीं सेकंड हाफ में। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए, दिग्गजों को छोड़िए, मिड कैप शेयर में देखिए शानदार खरीदारी देखने को मिली है। आज जो मैंने लाइन लिया है, रिकॉर्ड और तेजी, आगे बढ़ते जाना है। मिड कैप इंडेक्स आज भी रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है। लगातार मिड कैप शेयर में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। तो रुझान कहाँ देखने को मिला? कई सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां आज हमने देखा कि एक जोरदार तेजी देखने को मिली। खासतौर पर देखिए आज के ट्रेंड में RFC, लॉरेंस लैब, ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं जहां खरीदारी देखने को मिली। लगातार दूसरा सत्र या तीसरा सत्र होगा जब हम देखते हैं कि फार्मा शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिले। पेटीएम, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स है जहां तेजी देखने को मिले। कुछ शेयर देखिए जहां मिड कैप में दबाव देखने को मिला है। आज के ट्रेंड में पिरामल इंटरप्राइजेज एक शेयर होगा जहां दबाव देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं नतीजों के बाद से। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूवरीज, सिंजन, मैनकन फार्मा जैसे स्टॉक्स है जहां आज के ट्रेंड में दबाव देखने को मिला। कुछ और स्टॉक्स जहां दबाव है, देवयानी में दबाव है, अरविंदो फार्मा में दबाव देखने को मिला, जाइडस लैब और जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिल रहा है। अब कुछ ऐसे शेयर देखिए जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा, जहां मजबूती देखने को मिली। ऑल टाइम हाई वाले कुछ स्टॉक्स देखिए, जनरली मैं 52 हाई के स्टॉक्स की बात करता हूं, लेकिन आज मैं ऑल टाइम शेयरों के हाई के स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। वंडरेला हॉलीडेज खरीदारी, जिंदल स्टेनलेस स्टील ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा, लगातार मजबूती देखने को मिली शेयर में। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर, न्यूलैंड लाइफ जैसे स्टॉक्स है जहां पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। गैब्रियल देखिए वहां एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। टोरेंट फार्मा देखिए वहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। हालांकि बेडोर बिल्डिंग में खरीदारी, लेकिन कोलगेट आज ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद वहां से थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिला। यूको बैंक का शेयर देखिए आज जो है एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर में हम मैनेजमेंट से जानेंगे कि नतीजों को लेकर यूको बैंक के कैसे नतीजे हैं और आने वाले दिनों में जो है कंपनी की क्या योजना और क्या है एसेट क्वालिटी को लेकर। आज थोड़ा शेयर में जो है मामूली सा कह सकते हैं कि थोड़ा दबाव देखने को मिला। हालांकि बीते अगर कह सकते हैं 1-1.5 महीनों में इस शेयर का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। लेकिन अगले 3 घंटे के लिए कौन से काम के ट्रेड होंगे, अगले 3 घंटे के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के हमारे साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटी के विकास आलूखे जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या लग रहा है सेकंड हाफ में निफ्टी में यहाँ से थोड़ी और रिकवरी देखने को मिल सकती है या मुश्किल होगा 19,700 पार करना आज? जी, अगर देखो तो मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पे देखने मिल रहा है, बट ऊपर में एक अपसाइड में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है 19,740। यहाँ पे एक अहम रेजिस्टेंस इस काउंटर में देखने मिल सकता है इंडेक्स में। तो उसके ऊपर जैसे मार्केट जाएगा तो एक अपसाइड की मूव आएगी, बट मुझे लगता है 19,790, 740 और नीचे में 19,600 ये एक बेस बना चुका है मार्केट। 19,600 अगर ब्रेक होता है तो व्यू यहाँ पे कॉशियस होगा, फिर मुझे लगता है वहां से वापस एक प्रेशर बिल्ड होगा। लेकिन हमने कल के लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि उस रेंज से एक पुल बैक रैली यहाँ पे मार्केट में देखने मिल रही है, जो मुझे लगता है 19,740 के आसपास एक अपसाइड में आ सकती है। बट उसके ऊपर जैसे जाएगा तो ही मार्केट वापस ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। हालांकि हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में मार्केट यही 70 पॉइंट में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अच्छी मूव आएगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे एक अच्छा मूव मार्केट में देखने मिला है। बहुत सारे स्टॉक जो है आज एक अच्छे मोमेंटम में आते हुए देखने मिल रहे हैं। तो इंडेक्स मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम कर सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि थोड़ा सा सुस्त कारोबार यहाँ पे देखने मिल रहा है। ऊपर में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी में अभी देखने मिल रहा है वो 45,700 के आसपास का है। वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक उसके बाद एक अपमूव देखने मिलेगा। अदरवाइज एक रेंज में बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। आपके तरफ से कोई शेयर यहाँ से विकास जी जहाँ पे अगले 3 घंटे के लिए मजबूती देखने को मिल सकती है खरीदारी करने के लिए? देखो, मिड कैप में मुझे लगता है कि गुजरात गैस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हमने देखा है कि अगर इसके वीकली चार्ट पे भी एक देखो तो एक ब्रेकआउट मिला, और डेली चार्ट पे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमने देखा था कि फ्राइडे को आते आते उसने क्लोज किया हुआ था। तो मुझे लगता है गुजरात गैस लिमिटेड यहाँ पे बाय करना है। 510 के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है इमीडिएट बेस पे आ सकते हैं। नीचे में 476 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। दूसरा रहेगा एनएमडीसी में जो क्लियर ब्रेकआउट आज
डेली चार्ट में देखने मिल रहा है विथ वॉल्यूम के साथ आज जिस हिसाब से उसका प्राइस एक्शन भी देखने मिल रहा है। तो टेक्निकली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। 114 के ऊपर एक काउंटर बहुत बढ़िया ऊपर की मोमेंटम करेगा। तो 124 के टारगेट के लिए यहाँ पे एनएमडीसी को बाय करना 110 का स्टॉप लॉस रखना है। जहाँ खरीदारी करने के लिए गुजरात गैस में खरीदारी कीजिए, 510 का टारगेट होगा। इसके अलावा एनएमडीसी में मजबूती देखने को मिल सकती है, 124 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। जैसा कि शो के मैंने शुरुआत में बताया था, यूको बैंक के मैनेजमेंट से बात करेंगे। अब हमारे साथ जो है यूको बैंक के एमडी और सीईओ अश्वनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी, शुक्रिया इटनॉ स्वदेश को समय देने के लिए, और पिछले साल ही आपने पद ग्रहण किया है, तो सबसे पहले तो बधाई। और ये इटनॉ स्वदेश पे पहला आपका इंटरेक्शन है पद ग्रहण के बाद नतीजों पे। सर, हमने देखा कि अगर साल दर साल देखा जाए तो बैंक के नतीजे जो हैं थोड़े ठीक देखने को मिलते हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही थोड़ी दिक्कतें दिख रही है, ऐसा क्यों? देखिए, जो पहली तिमाही होती है हमेशा उस टाइम पे प्रेशर रहता है, क्योंकि अ, उस टाइम पे ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा कम रहता है, क्योंकि स्टाफ की ट्रांसफर्स होती हैं, प्रमोशंस होती हैं, तो ग्रोथ मोमेंटम कम रहता है। ये हिस्टोरिकली एक ट्रेंड है, ये नहीं है अभी इसी साल का ये ट्रेंड है। और जैसे जैसे क्वार्टर आगे बढ़ते जाते हैं तो इम्प्रूवमेंट विजिबल हो जाती है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको नतीजों में और ज्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हमारा अभी इस साल में जो वाईओवाई जो हमारा बिजनेस ग्रोथ हुआ है वो 16% की ग्रोथ है, जिसमें डिपॉजिट की ग्रोथ हमारी 10%, 10.81% है। एडवांसेस की ग्रोथ 25.70% है। और उसके अंदर हमारा, यदि आप रिटेल एडवांसेस की, रिटेल रैम, रिटेल एग्रीकल्चर और एमएसएमई, उसकी ग्रोथ को देखें तो वो 19% की ग्रोथ है। और रिटेल के अंदर यदि आप हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन देखें तो उसमें वाईओवाई ग्रोथ भी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 4 से 6% की ग्रोथ है। तो बैंक एक सही दिशा में चल रहा है। आगे चल के इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। सीधे तौर पे दिख रहा है कि आपके लोन बुक ग्रोथ में जो है स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। क्या ये मान के चले कि 20% प्लस का ग्रोथ जो है आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा? देखिए, रिटेल बैंक का जो कंपोजिशन है 61% रिटेल में है और 39% कॉर्पोरेट में है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो रैम सेगमेंट में ही का, रिटेल एग्री एमएसएमई। उसका कारण क्या है कि कॉर्पोरेट में जो कॉर्पोरेट एडवांसेस हैं वहां पे यील्ड बहुत कम होती है, और यदि वहां पे कोई अकाउंट खराब होता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो हम अपना रिस्क स्प्रेड करेंगे, यील्ड को इम्प्रूव करेंगे अपनी रैम सेगमेंट के साथ, ग्रोथ के साथ। तो हमारा जो टारगेट है वो हम 12 से 14% की क्रेडिट ग्रोथ रखेंगे। और कॉर्पोरेट में हम लोग रीबैलेंस करेंगे, जहां पे हमारे कॉर्पोरेट एडवांसेस लो यील्ड पे हैं, हम उसका पोर्शन कम करके हाई यील्डिंग कॉर्पोरेट एडवांसेस की तरफ करेंगे। हम लोग अग्रेसिव कॉर्पोरेट बुक बिल्डिंग बाय लो मार्जिन के ऊपर नहीं जाके अच्छे मार्जिन के ऊपर काम करेंगे। हमारा जो लक्ष्य रहेगा प्रॉफिटेबल ग्रोथ का, ना कि ओनली ग्रोथ। और तिमाही दर तिमाही हमने देखा कि आपके जो आरओई है उसमें गिरावट देखने को मिला, हालांकि साल दर साल तो बढ़ते हुए दिखे हैं। कोई इसकी खास वजह? आरओए का जो है वो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से हमारा जो इस बार हमने जो हमारा लक्ष्य है वो हम आरओए के ऊपर इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर काम करना पड़ेगा सबसे पहले। सो बैंक का जो फोकस है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इम्प्रूव करने का है। उसके लिए हमें अपने कंट्रोलेबल एक्सपेंडिचर, जो आपके हमारे जो जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को हम कंट्रोल करेंगे, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और नेट प्रॉफिट में आप यदि अब की बार देखेंगे तो हमने काफी प्रोविजंस किए हैं। ये प्रोविजन जो है हमारा फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजंस है, जिसके अंदर आने वाले समय में रिजर्व बैंक की तरफ से जो ईसीएल की गाइडलाइंस आने वाली हैं, तो उसको देखते हुए, क्योंकि आज बैंक अच्छी स्थिति में है, तो आने वाले टाइम के लिए आज से हम बफर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इस साल की आप यदि प्रोविजनिंग में देखेंगे, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम है, तो 163 करोड़ तो हमने स्टैंडर्ड एसेट, जो हमारी SMA 1 और SMA 2 बुक है, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो तकरीबन 2000 करोड़, मात्र 2000 करोड़ है, तो 163 करोड़ तो हमने उसी बुक के ऊपर एज ए प्रोविजन रख दिया है। और दूसरा हमने 135 करोड़ का और प्रोविजन किया है, जो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजन है। इसके अलावा बैंक की बैलेंस शीट के अंदर 530 करोड़ का
ऑलरेडी कोविड की वजह से जो हमने एडिशनल बफर मेंटेन किया हुआ है, तो यदि हम देखें आज की डेट में बैंक की जो बैलेंस शीट है, इसमें हम लोग 1000 करोड़ से ऊपर का बफर क्रिएट करके चल रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसे-जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर हम लोग और इम्प्रूवमेंट करेंगे, जितना बफर क्रिएट हो सकता है उतना बफर भी क्रिएट करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी की इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। और नतीजों में दिख भी रहा है कि सीधे तौर पे आपके एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला, प्रोविजनिंग में गिरावट देखने को मिली है। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अस्मिन सर का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक जैसे कई सारे बैंकों में काम करने का लंबा चौड़ा अनुभव हुआ है, तो कहीं ना कहीं असर जो है आने वाले दिनों में यूको बैंक के नतीजों में देखने को भी मिलेगा। सर, एक सवाल ये होगा, क्या इस वित्तीय साल में आप लोग की कोई पैसे जुटाने की योजना है क्या? देखिए, यदि आप बैंक या CRAR देखें, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, तो आज बैंक बड़ी अच्छी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 16.85, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, तो 16.85 पे खड़ा है। तो बैंक के पास क्रेडिट ग्रोथ के लिए सफिशिएंट रूम अवेलेबल है। तो यदि आप सीधे तौर पे देखें तो बैंक को कैपिटल जुटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि कैपिटल मार्केट अच्छी है, बैंक की एक अच्छी साख बन रही है, तो एक मौका देख के हम लोग भी कोशिश करेंगे मार्केट से कैपिटल लेने की। तो इसके लिए हमारे बोर्ड ने ऑलरेडी पिछली बोर्ड मीटिंग के अंदर 2000 करोड़ तक की कैपिटल रेज करने की अप्रूवल भी दी है। तो हमारे पास प्रावधान अवेलेबल है, तो जरूरत के अनुसार, सिनेरियो के अनुसार हम लोग कैपिटल मार्केट में जाएंगे। तो अश्वनी जी ने सीधे तौर पर इशारों में कह दिया है कि ठीक है, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत होगी तो हम इस वित्तीय साल में जो है पैसा जुटाएंगे। सर, आखिरी सवाल है, अब जो है अगले हफ्ते पॉलिसी आने वाली है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं थोड़ी सी महंगाई, खासतौर पे खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही है, क्या आपको लगता है कि जो पिछले पॉलिसियों से लगातार जो एक पॉज लग रहा है रेट हाइक में, उस पर विराम लगता हुआ दिखेगा और रेट हाइक जैसी कोई संभावना आपको दिखती है क्या अब? देखिए, ये जो रेट हाइक और करना और नहीं करना या विराम लगाना, ये रिजर्व बैंक एक ओवरऑल व्यू लेता है डिपेंडिंग अपॉन की इकोनॉमी की सिचुएशन, इन्फ्लेशन की सिचुएशन, ग्रोथ की मोमेंटम कैसा है। तो मेरा तो मानना ये है कि अभी कोई ऐसी रेट में कोई ऐसी इंक्रीज नहीं होने की संभावना है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा भी रेट इंक्रीज करेगा रिजर्व बैंक। बट फिर भी ओवरऑल व्यू तो अल्टीमेटली रिजर्व बैंक को ही लेना है बेस्ड ऑन द करंट मार्केट सिनेरियोस। तो ये यूको बैंक के MD CEO अश्वनी कुमार जी। अश्वनी जी, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए, और आगे बैंक की नीति और बेहतर है, एसेट क्वालिटी में और सुधार हो, इसके लिए मेरी तरफ से और इतना स्वदेश की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, ओवरऑल यहाँ पे सेटअप तो स्ट्रांग है। अभी भी मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे कैरी करते हुए देखने मिलेगा, तो अभी भी इसको होल्ड कीजिए। जिस हिसाब से बहुत सारे मिड कैप, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक वैसे भी एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि अभी 2% 3% के आसपास ऑलमोस्ट मोमेंटम कर चुका है, बट मुझे लगता है यहाँ से और 3-4% की जो मूव है ये पॉजिटिवली ऊपर कर सकता है। वॉल्यूम ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा टारगेट यहाँ पे बन सकता है। जिनके पास पोजीशन है तो एक बार होल्ड कीजिए। यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। यहाँ पे ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट देखने मिलेगा 234 के आसपास का है। नीचे में जो यहाँ पे सपोर्ट देखने मिलेगा 218 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट बना चुका है, तो 218 के सपोर्ट से इसको होल्ड कीजिए 234 के टारगेट के लिए। तो इस शेयर में जो अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, 234-35 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक स्टॉक और देखिए, जिंदल स्टेनलेस स्टील, यहाँ हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। ये शेयर भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और जब भी मैंने शेयर में चर्चा की है शेयर को, उसके बाद भी लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। क्या अभी भी इसमें लगता है कि और मजबूती बची हुई है? जी, अगर देखो तो एक हाई तो यहाँ पे लगा मुझे लगता है कि कंटिन्यू कर सकता है। अभी भी यहाँ पे थोड़ा भी एक भी प्रॉफिट बुकिंग का ये नहीं लग रहा है। यहाँ से मुझे लगता है अच्छा आप मूव यहाँ पे कंसीडर कर सकता है। जो ऊपर की रेंज यहाँ पे निकल के आ रही है 410 के आसपास की रेंज है, वहां तक मुझे लगता है इसमें एक पॉजिटिव रिविजन अभी भी कंटिन्यू करेगा, तो इसको होल्ड कीजिए। ऊपर में 410 पहला एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, उसके बाद अगर जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे निकल के आएगी वो 422 के आसपास की, तो अभी भी एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है। 390 यहाँ पे अभी एक सपोर्ट यहाँ पे इंट्राडे बेस पे देख सकते हो, तो 390 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहिए। ऊपर में 410 422 के जो टारगेट है अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं। 390 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 410 422 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप के महारथी शेयर की।
वैसे तो मिड कैप का माते शेयर जो है आशीष जी को बताना था, आशीष महेश्वरी जी को, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई तो उनके कॉल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा सीरीजों पे ये अच्छे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। TFCI उनको पसंद है, उनका मानना है कि TFCI में खरीदारी करके चलिए, 125 रुपये का लक्ष्य होगा, 6 महीने के नज़रिए के साथ उसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। आशीष महेश्वरी साहब का ये पसंदीदा शेयर है। दूसरा, उन्होंने जो अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर में खरीदारी करने की सलाह दी है। उनको लगता है कि इसमें खरीदारी की 6 महीने के लक्ष्य के साथ 225 रुपये का टारगेट होगा। तो ये 2 शेयर हैं जिसमें खरीदारी करने की बतौर मिड कैप महारथी शेयर आशीष महेश्वरी बता रहे हैं। मिड कैप महारथी में तो क्योंकि ये शेयर की बात हो गई, लेकिन मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही। विकास, आपका शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए।